नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। साथियों, मिडाइवल हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने तुर्कों के आक्रमण से पूर्व राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ा। 711 ईस्वी में अरबों के आक्रमण और उसके फलस्वरूप भारत में कई प्रभावशाली साम्राज्यों का उदय हुआ, जो कि भारत के पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शासन किए। उनमें से अधिकांश राजवंश राजपूत वंश के थे। उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक इन क्षेत्रों में शासन किया। अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप इन नई शक्तियों के कारण लंबे समय अंतराल तक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा, परंतु 1000 ईस्वी के आसपास राजपूत राजवंशों के पतन के बाद भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थितियां उत्पन्न हुई। राजपूतों के विभिन्न वंश आपस में साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष करते रहते थे, जिसके कारण उनका साम्राज्य क्षेत्र छोटा और कमज़ोर होता चला गया, जिसका लाभ उठाकर तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। इसलिए भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। तुर्कों ने महमूद गजनवी के नेतृत्व में भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत पर तुर्कों के आक्रमण तथा उनके आक्रमण के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तुर्क मुसलमान चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू तथा बर्बर जाति थी। इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और इनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। तुर्कों का एक क्षेत्र, जिसका तत्कालीन नाम बुखारा था, उसके सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का एक दास था अलप्तगीन, जिसने गजनी वंश या फिर यमनी वंश की स्थापना की थी। अलप्तगीन अब्दुल मलिक का दास था। अब्दुल मलिक अलप्तगीन की प्रतिभा और योग्यता को देखते हुए उसे 956 ईस्वी में खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया। 961 ईस्वी में अब्दुल मलिक के देहांत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अलप्तगीन ने अब्दुल मलिक के चाचा की सहायता की, परंतु वह असफल रहा और अब्दुल मलिक का भाई मंसूर मलिक सिंहासन पर बैठा, जिसके कारण अलप्तगीन इस क्षेत्र को छोड़कर अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ अफ़गान प्रदेश के गजनी नगर में बस गया और यहाँ उसने स्वतंत्र गजनवी वंश की स्थापना की। इसलिए गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन को कहा जाता है। अलप्तगीन का दास सुबुक्तगीन था, जिसकी योग्यता से प्रभावित होकर अलप्तगीन ने उसे अपना दामाद बना लिया। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बलप्तगीन गद्दी पर बैठा। चूँकि वह एक अयोग्य शासक था, इसलिए सुबुक्तगीन ने उसे हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठा और इस तरह वह 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्क मुस्लिम था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने ही पंजाब प्रांत के विरुद्ध किया, जहाँ का शासक जयपाल था, परंतु इस युद्ध में सुबुक्तगीन को बड़ी सफलता नहीं मिली। सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, पहला इस्माइल और दूसरा गजनवी। गजनवी एक योग्य शासक था, परंतु सुबुक्तगीन ने इस्माइल को उत्तराधिकारी घोषित किया। 999 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी ने अपने भाई इस्माइल को बंदी बना लिया और गजनी का शासक बन गया। गजनी का शासक बनने से पहले महमूद गजनवी खुरासान का राज्यपाल था। इस्माइल को बंदी बनाकर शासक बनने के बाद महमूद गजनवी इस्लाम के धर्मगुरु, जिन्हें खलीफा कहते थे, अल कादिर बिल्लाह से आज्ञा लेने गया और खलीफा ने महमूद गजनवी को 2 उपाधि दिए। पहला उपाधि था यामिन उद दौला, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरा उपाधि दिया यामिन उल मिल्लाह, जिसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। कालांतर में महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि भी दी गई। महमूद गजनवी वह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। इससे पहले अब तक किसी शासक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। इतिहासकार सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन को लूटकर अपने मध्य एशिया के साम्राज्य में शासन व्यवस्था को मजबूत करना था।
भारत में साम्राज्य विस्तार इसका उद्देश्य नहीं था। आइए साथियों, महमूद गजनबी द्वारा भारत पर किए गए प्रमुख आक्रमणों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध। 1001 ईस्वी में इसने पुनः जयपाल को पराजित किया। जयपाल को पराजित कर इसने जयपाल के किले की संपत्ति को लूटा और जयपाल को जीवित छोड़ दिया, परंतु जयपाल अपमानित महसूस करने के कारण आत्महत्या कर लिया। इसके पश्चात 1006 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और धन लूटकर चला गया। 1008 ईस्वी में महमूद गजनबी ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया। 1008 और 9 ईस्वी में इसने जयपाल के पुत्र आनंदपाल से युद्ध किया और उसे पराजित किया। यह युद्ध वहंद नामक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे वहंद का युद्ध भी कहते हैं। महमूद गजनबी ने इस क्षेत्र में स्थित सभी मंदिरों तथा उसकी मूर्तियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया, जिसका विरोध दिल्ली के आसपास के राजाओं ने मिलकर किया, परंतु वे असफल रहे। 1018 और 19 ईस्वी में महमूद गजनबी ने मथुरा और कन्नौज के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। वहाँ प्रतिहार राजाओं के राज्यपाल का शासन था। महमूद गजनबी ने मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1000 मंदिरों को लूटा और उसे नष्ट कर दिया। 1019 ईस्वी में उसने चंदेल राजा विद्याधर को पराजित किया, परंतु अगले ही वर्ष 1021 ईस्वी में इसने कालिंजर पर आक्रमण किया, लेकिन विद्याधर ने इसे पराजित कर दिया। विद्याधर ने इसका सफलतापूर्वक विरोध किया, इसलिए इसे प्रथम सफल विरोध माना जाता है। इसके पश्चात महमूद गजनबी ने विद्याधर के साथ संधि की और उस संधि के तहत महमूद गजनबी ने विद्याधर को 15 किले दिए। इसके पश्चात भारत में महमूद गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण को माना जाता है। जब महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। यह आक्रमण महमूद गजनबी का सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है। इस आक्रमण में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाट शासकों पर किया गया, क्योंकि जब वह सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस जा रहा था तो जाटों ने उस पर आक्रमण किया और लूट का अधिकांश हिस्सा लूट लिया, जिसे वापस पाने के लिए महमूद गजनबी ने 17वां आक्रमण जाटों पर किया, जिसमें उसे सफलता भी मिली। इतिहासकारों के द्वारा यह माना जाता है कि महमूद गजनबी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वह लूटे हुए सोने, चांदी, हीरे, रत्नों इत्यादि को जिस कमरे में रखता था, उसी कमरे में वह खुद भी रहने लगा। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, जिसके कारण ही 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनबी विद्वानों और कलाकारों का संरक्षक था। वास्तुकारों, कवियों तथा कलाकारों से उसका दरबार भरा रहता था। आइए उनसे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। उत्वी ने किताब उल यामिनी तथा तारीख़ यामिनी की रचना की थी। अलबरूनी मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख व्यक्तित्व है। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। इस पुस्तक से तत्कालीन भारत की सामाजिक तथा सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। इस पुस्तक को अरबी में तहकीके हिंद कहा जाता है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद सुजाओ ने तथा हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व में फिरदौसी थे। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। इसके अलावा बैहाकी थे। बैहाकी ने तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी है, जिसमें सुबुक्तगीन की जीवनी है। इस काल के अन्य इतिहासकारों में फर्रुखी, सिस्तिनी इत्यादि भी हैं। अब आइए दोस्तों, महमूद गजनबी से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। महमूद गजनबी अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ा, जिसके कारण उसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसमें दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। एक तरफ अरबी भाषा और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा।
महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से असुरक्षित हो गया। महमूद गजनवी के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि उसने उत्तर पश्चिम के रक्षक हिंदू शाही वंश को समाप्त कर अनेक आक्रमणकारियों के लिए भारत का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा बुरा प्रभाव यह पड़ा कि महमूद गजनवी के आक्रमणों ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया। महमूद गजनवी अधिकांश संपत्ति लूटकर ले गया। महमूद गजनवी के आक्रमणों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि भारत में अनेक हिंदू मुस्लिम बन गए और यहाँ इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ और भारत में मुस्लिम सत्ता की जड़ें मजबूत हुई। साथियों, अगले वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण तथा भारत में उसके साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।